हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एक नई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रही होंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IBO 6 की यूनिट 2 दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट 4 है और मैंने अपने पिछले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि था आपका लिबोर, लिबिड एंड लिमिन के बारे में। अगर आप में से किसी ने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि उसको सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि एग्जैक्टली लिबोर, लिबिड और लिमिन है क्या। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन इसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि डेट का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके समझिए कि मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा इन्वेस्टर और दूसरा होता है हमारा लेंडर, या जिसे हम बोरोवर भी कहते हैं। राइट, अब इन्वेस्टर क्या करता है, जो उसके पास एक्सेस फंड होता है उसको मार्केट में लगा देता है ना, क्योंकि अगर वो अपना फंड अपने पास रखेगा तो उससे कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलना है, लेकिन वही फंड को अगर मार्केट में लगा देता है तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, और उससे क्या होगा, उसका जो फंड है वो इंक्रीज होगा। ठीक, तो इन्वेस्टर ने क्या किया, अपना पैसा या अपना फंड मार्केट में लगा दिया। अब यहाँ पर लेंडर या बोरोवर कौन हुआ, वो पर्सन जिसको मनी की या फंड की जरूरत है, तो वो क्या करता है, उसी फंड या मनी को बोरो कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी मार्केट में साइकिल चलती रहती है। राइट, तो मार्केट में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट नीड्स भी होती हैं, और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोरोवर है, उसको इमीडिएट फंड की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएगा, है ना। और कोई पर्सन या फिर कोई बोरोवर है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए फंड की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे बोरोवर्स हैं उनकी जैसी नीड है, जैसे उनको कितने अमाउंट तक का चाहिए डेट इंस्ट्रूमेंट, कितने टाइम पीरियड तक का चाहिए, किस करेंसी में चाहिए, जब ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो हमारा बोरोवर है ये सिर्फ एक पर्सन नहीं हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कॉर्पोरेट फर्म भी हो सकती है, और इवन आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। आप खुद भी देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक से, IMF से हम कितना ज्यादा लोन लेते हैं। राइट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और जिस टाइप का बोरोवर होता है उसकी जो भी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा टी बिल्स के बारे में, दैट इज योर ट्रेजरी बिल्स हो गए, आपके कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ किसकी बात करनी है, इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है, तो इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा इंट्रो क्लियर हुआ होगा। तो borrowers are the issuers of debt instruments in the form of promissory note, bond and commercial papers. There are various classes of borrowers having diversified needs for which funds are needed. The need of the borrowers differ in the terms of amount, the length or the period for which the borrowings are needed, and the currency in which borrowings are raised. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बोरोवर्स में नीड शॉर्ट टर्म और परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉर्पोरेट्स में नीड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, plant expansion, project finance, acquisition of aircraft and ships, financing mergers and acquisitions, and so on.
Governments referred to as sovereign borrowers raise debt in the international market to finance infrastructure, purchase of petroleum products, or even to shore up foreign exchange reserves. So the decision to source debt finance by any borrower will be dependent on the cost, borrowing terms, and the covenants imposed by the lenders. So I hope आपको इतना क्लियर हो गया होगा और अभी यही सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस भी करी थी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो सबसे पहला हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका यूरो नोट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरो नोट्स को यूरो बैंक नोट्स भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरो बैंक नोट्स क्या होते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यूरो नोट्स को ही यूरो बैंक नोट्स कहा जाता है। हालांकि अगर पेपर में भी पूछा जाएगा तो वो यूरो नोट्स ही देंगे, बैंक नोट्स नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर यूरो नोट्स की बात करी जाए तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके यूरो करेंसी मार्केट में सेल किया जाता है। अब आई होप आपको यूरो करेंसी मार्केट का कॉन्सेप्ट एकदम अब क्लियर होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ये काफी बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यूरो नोट्स आर सिमिलर टू यूरो कमर्शियल पेपर्स विद द डिफरेंस दैट द इशूअर ऑफ यूरो नोट्स doesn't have sufficient credit worthiness to issue normal euro commercial papers। तो अभी जब कमर्शियल पेपर्स पढ़ेंगे हम यूरो कमर्शियल पेपर्स तब वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। So euro notes are backed by guarantee facilities such as a note issuance facility जिसे हम NIF कहते हैं और a revolving underwriting facility that is RUF। तो जो हमारे यूरो नोट्स हैं इनके साथ कुछ गारंटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है और ये हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी NIF और दूसरी होती है हमारी RUF, ठीक। अब इनके बारे में इंडिविजुअली देख लेते हैं। So in a NIF, a group of banks give a purchase guarantee or backup credit guarantee to an issuer in case they are not able to sell the euro notes। अब NIF में बेसिकली क्या कह रहा है इसको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ तो आपको ये लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपकी कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड करके जो कि USA में सिचुएटेड है, ठीक है। अब ABC लिमिटेड के पास काफी ज्यादा फंड्स हैं और इसको लग रहा है कि मुझे अपनी मार्केट को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए, अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ABC लिमिटेड का जो ओनर है वो क्या सोचता है कि मैं ऑलरेडी USA के मार्केट में तो एग्जिस्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यूरोप की मार्केट में भी एंट्री लेने की जरूरत है और अपने जो ऑफिसेज हैं उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, ठीक है। अब जो ABC लिमिटेड का ओनर है क्या उसको यूरोप की मार्केट के बारे में इतनी नॉलेज है, ये पता है कि किस तरीके से हमें यूरोप में कैपिटल को रेज करना है? नहीं पता है, राइट। उसको तो USA की मार्केट की नॉलेज है ना। तो यहाँ पर आपका NIF दैट इज नोट इशुएंस फैसिलिटी काफी ज्यादा हेल्प करती है। कैसे, इसको समझते हैं। तो नोट इशुएंस फैसिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लार्जर बैंक होता है जिसके साथ हम रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है लीड अंडरराइटर होता है और जो हमारा मेन बैंक है ये क्या करता है छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक को अपने साथ ग्रुप कर लेता है, एक सिंडिकेट बना लेता है। सिंडिकेट बनाना मतलब एक ग्रुप बना लेता है और उनसे बोलता है कि आप ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज कर लो। अगर हमारा इशूअर इजीली इनको आगे सेल नहीं कर पाता है तो जो भी हमारे बैंक के ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं इस डेट इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये बात आए कि मैम यहाँ पर बैंक क्यों हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज कर रहा है। देखिए यही तो फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपका जो इशूअर है, ठीक है, उसको कैपिटल रेज करनी है यूरोप में लेकिन उसको नहीं पता है कि यूरोप की मार्केट किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या प्रोसेस है, तो वो क्या करता है NIF के पास जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा इशूअर है वो सिर्फ 60% ही फंड्स को रेज कर पा रहा है खुद से यूरोप की मार्केट में, लेकिन 40% का तो उसे लॉस हो जा रहा है ना। तो इस 40% लॉस को कहाँ से कवर अप किया जा सकता है? NIF के थ्रू कवर अप किया जा सकता है, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। अब इन NIF अ ग्रुप ऑफ बैंक्स गिव अ परचेज गारंटी
or backup credit guarantee to an issuer in case they are not able to sell the euro notes. तो अगर हमारा issuer easily euro notes को नहीं सेल कर पाता है तो यहाँ पर जो बैंक है या बैंक के जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, इस यूरो नोट्स को परचेज कर लेते हैं. ठीक है, आई होप अब क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं RUF की. So euro notes can also be issued under an RUF guarantee facility, under which the guarantor bank provides the backup euro note purchase facility while an investment bank handles the marketing of euro notes. अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर RUF की, that is revolving underwriting facility, तो इसमें क्या होता है, सेम ही जैसे हमारा NIF में होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को ग्रुप कर लिया जाता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना ये होता है कि जो हमारा गारंटर बैंक है वो अलग होता है और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है वो अलग होता है. गारंटर बैंक जो कि गारंटी लेता है कि वो जो भी अनसोल्ड यूरो नोट्स हैं उनको मार्केट में सेल करेगा, और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, यूरो नोट्स की मार्केटिंग को हैंडल करता है. ठीक, NIF में हमने क्या देखा था कि एक मेजर बैंक होता है जो कि अंडरराइटिंग बैंक होता है या फिर कह सकते हैं लीड अंडरराइटर होता है, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को अपने साथ मर्ज कर लेता है या फिर ग्रुप कर लेता है और जो भी हमारी अनसोल्ड डेट्स है उन्हें परचेज कर लेता है. लेकिन RUF में क्या होता है कि दो तरीके के बैंक्स होते हैं. एक होता है आपका गारंटर बैंक जो कि गारंटी लेता है कि आपके यूरो नोट्स को वो परचेज कर लेगा जो भी अनसोल्ड होंगे, और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि आपके यूरो नोट्स की मार्केटिंग करता है. ठीक है, आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा. So a revolving credit facility permits the borrower to draw down or use a credit facility and repay and again draw down and repay till the agreed upon expiration date of credit facility. ठीक है, तो इसको रिवॉल्विंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो बोरोवर है वो क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करता है, फिर उसे रीपे करता है, फिर यूज करता है और फिर इसे रीपे करता है जब तक उसका एक्सपायरेशन डेट नहीं आ जाता है. तो ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व होता जा रहा है. इसको इस तरीके से याद रखिएगा. ठीक है, सो द क्रेडिट फैसिलिटी कुड बी मेड अवेलेबल फॉर any duration. Until this time limit expires, the borrower is permitted to use the facility. तो जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, जब तक हमारा जो क्रेडिट फैसिलिटी का एक्सपायरेशन डेट नहीं आता, तब तक इस फैसिलिटी को इजीली जो बोरोवर है हमारा यूज कर सकता है. ठीक, under the facility the borrower can raise funds over period of 3 to 10 years by issuing notes in its own name, typically with a tenure of 1 to 6 or 9 months. तो जनरली देखा जाए जो हमारा बोरोवर है अगर उसको इस फैसिलिटी को यूज करना है तो अपने नाम पर ही उसे नोट्स को इशू करना पड़ेगा, और ये इसका जो ड्यूरेशन या टेन्योर होगा वो 1 to 6 या 9 मंथ हो सकता है. लेकिन अगर फर्दर रेज करना चाहे तो 3 to 10 ईयर्स के लिए इसे रेज किया जा सकता है. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा. Rarely banks can list the notes on their financial books and fund these assets due to the high risk of failure of the issue. Hence, banks sell such notes to the investor as short term. ठीक है, तो तुम्हारे जितने भी आपके यूरो नोट्स हैं इनको शॉर्ट टर्म तरीके से ही मार्केट में सेल किया जाता है, इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है, क्योंकि बैंक्स इनकी रिकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल बुक्स में नहीं करते. उसकी वजह क्या होती है कि ये काफी ज्यादा रिस्कियर होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर बैंक क्या करता है, रिस्क ही तो लेता है कि अगर आपके यूरो नोट्स नहीं सेल हो पाए तो आप तो बैंक के पास आएंगे, लेकिन बैंक के लिए भी तो एक रिस्क है, तो इसीलिए इसको फाइनेंशियल बुक्स में नहीं मेंशन किया जाता है. ठीक, these euros are issued even below LIBOR by high quality borrowers and generally denominated in amounts of $100,000, $500,000 or more than that. Hence, US dollar is supposed to be the most commonly used currency for the denomination. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. The main reason behind issuance of euro note is to structure debt instrument and place it in the market with short-term maturities. In such cases, if the short-term market is unable to offer the required liquidity to the issuer, it becomes the responsibility of the underwriting bank to support the liquidity for the agreed period of the फैसिलिटी. तो यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि यूरो नोट्स को इश्यू करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कम टाइम में भी
फंड्स को इजीली रेज कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट टर्म में भी अगर हम फंड्स को इजीली रेज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे अंडरराइटिंग बैंक है उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इश्यूअर की हेल्प करें और फंड्स को इजीली रेज करवा पाए ताकि उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ठीक है, आई होप यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यूरो नोट्स बेसिकली क्या होता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यूरो कमर्शियल पेपर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कमर्शियल पेपर क्या होता है, उसके बाद हम यूरो कमर्शियल पेपर की तरफ आएंगे। ठीक, तो कमर्शियल पेपर हमारे शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं जिन्हें बिग फर्म्स या बड़े कॉर्पोरेट इशू करती हैं। ठीक है, अब ये हमारी बड़ी फर्म्स ही क्यों कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं, इसकी वजह को समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हमारी कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी है। ये क्या करती है, अपने सीपी को मार्केट में निकालती है। ठीक, अब जो बायर है वो क्या करता है, सीपी को परचेज कर लेता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे सीपी होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कि अगर कंपनी फ्यूचर में वापस आपको रीपे नहीं करती है, जो भी उसने आपसे लोन लिया था, जो भी आपने सीपीज इशू करे थे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करती है, तो बायर यहाँ पर इस चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे सीपीज कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती है। तो इसीलिए जो भी हमारी बिग फर्म्स होती है, बिग इंडस्ट्रीज होते हैं, बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, वही सीपी को इशू भी करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो आपके छोटी फर्म्स है क्या वो सीपी को इशू कर पाएंगी, नहीं, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दनेस इतनी नहीं होती है। हो सकता है कि वो उसको रीपे ना कर पाए और जो बायर का पैसा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी हमारी बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं वही कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करी जाए तो सीपी हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। ठीक, अब सीपी को इशू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जो भी हमारी कंपनी सीपी को इशू कर रही है उसको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो 270 डेज प्लस होती है उसकी मैच्योरिटी का टाइम, तो हमें वहां पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये फिर हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाता है। कमर्शियल पेपर आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 ईयर से कम का होता है, राइट। तो कमर्शियल पेपर हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होता है। ठीक, तो यूरो कमर्शियल पेपर इज अ फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन दैट इज इशूड बाय अ बैंक और कॉर्पोरेशन इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर तो हमारा क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यूरो कमर्शियल पेपर भी आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, नोटेबली ECPs आर डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द मार्केट वेयर द पेपर डेट सिक्योरिटी और बॉन्ड इज इशूड। अब ये लाइन आपको मेरे ख्याल से एकदम याद ही हो गई होगी, जब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ आप अपने मन में ही इस लाइन को खुद भी रिपीट करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूरो वर्ड का ध्यान रखिएगा और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पर आपको सब चीजें लिखनी होंगी। ठीक, कमर्शियल पेपर के बारे में अब आपको समझ में आ गया। अब उसको यूरो कमर्शियल पेपर को किस तरीके से लिखना है आपको ये चीज अब समझ में आई होगी। सो टू टैप इनटू द इंटरनेशनल मनी मार्केट्स, कॉर्पोरेशन में इशू यूरो कमर्शियल पेपर टू रेज कैपिटल। As with other commercial papers, Euro commercial papers are rarely issued for a term longer than a year. तो मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो मैच्योरिटी होता है वो 1 ईयर से कम का ही होता है, क्योंकि अगर 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा तो वो हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, so in effect ECPs are debt instruments issued by a borrower that needs fund in the short term. The notes have maturities that range from 1 day to 365 days. The most common time of maturity is 182 days. तो एक दिन का भी हो सकता है, 365 डेज तक का भी हो सकता है, लेकिन जो जनरली यूज किया जाता है वो 182 डेज का किया जाता है। ठीक है, commercial paper is a commonly used type of unsecured short-term debt instrument issued by corporations, typically used for financing of payroll, accounts payable and inventories, and meeting other short-term liabilities.
The euro commercial paper market is particularly used by international corporations with operations in different countries. तो यहाँ पर भी सेम ही चीज मेंशन की गई है, ठीक. The euro commercial papers are usually issued in higher denominations. अब higher denominations में क्यों होगा? क्योंकि जो भी हमारी reputed फर्म्स हैं या रेप्यूटेड कॉर्पोरेट्स है वही इशू करते हैं सीपीज, तो इसका डिनोमिनेशन भी इसीलिए हाई होता है, ठीक है. हायर डिनोमिनेशन ऑफ $100,000 with a minimum investment amount of $500,000. For this reason, the euro commercial market is denominated by institutional investors who have access to these securities in the secondary market. Issuers are particularly drawn to these debt instruments because the notes demand low interest rates, because borrowers prefer to secure financing with the smallest cost of borrowing possible. ECPs are an ideal source of कैपिटल. यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि जो हमारे कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं, ठीक है. तो इसमें जो रिस्क होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो कॉस्ट आती है कंपनी को वो कम आती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं इन्वॉल्व होती है. और जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कमर्शियल पेपर्स को इशू करना, राइट. इसको आप एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल समझने की कोशिश करिए. लेट्स से कि आप मार्केट में कोई टी शर्ट परचेज करने चाहते हैं, ठीक. तो आप जब एक रेगुलर मार्केट में टी शर्ट परचेज करने गए तो वहां पर आपको वो काफी कम रेट में मिल गई, ठीक. अब वही सेम टी शर्ट, वही सेम फैब्रिक, वही सेम कंपनी का अगर प्रोडक्ट आप मॉल से लेने जाएंगे तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा रेंज में मिले. उसकी सिंपल सी वजह ये है कि आपको वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. रेगुलर मार्केट में आपको ट्रायल की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, एयर कंडीशनर नहीं मिल रहा था, और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं थी. लेकिन अब आप मॉल में परचेज करने जाएंगे तो आपको ट्रायल रूम में मिलेगा, वहाँ पे बिजली ट्राई कर सकते हैं, ऑल्टर भी करवा सकते हैं साइमल्टेनियसली, है ना. तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमको मिलती हैं. तो जहाँ पर हमको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, और जब कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती कंपनी की तो वो कहीं ना कहीं से तो हमसे वसूलने की कोशिश करती है. लेकिन वही सेम चीज़ आप अगर रेगुलर मार्केट से परचेज करते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कम दाम पे सेल कर देते हैं. तो हमें क्या लगता है कि अरे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा इसीलिए वो कम दाम पे सेल कर रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, है ना. ये हमारे अंदर एक परसेप्शन होता है, ठीक. तो यहाँ पर भी कंपनीज क्या करती हैं कि जो भी हमारे कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड फॉर्म के होते हैं. जब यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड करी जा रही है तो इसका मतलब है कंपनी जितनी भी अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है. तो जब अपनी कॉस्ट को बचा रही है तो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा कि वो इजीली कमर्शियल पेपर्स को इशू करे और कम टाइम में फंड्स को इजीली रेज कर ले, ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अ यूरो कमर्शियल पेपर. सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ईसीपी इज फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल. अभी मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड फॉर्म के होते हैं, और जो भी कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है वो 365 डेज या उससे कम में इशू किया जाता है, और आइडली लिखा गया है कि वो 182 डेज का होता है, ठीक है. तो जब हमारे कमर्शियल पेपर्स मनी मार्केट में इशू किए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए इशू करा जा रहा है, तो यहाँ पर कोलैटरल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा मैच्योरिटी पीरियड 270 डेज से ज़्यादा का होता है तब वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कोलैटरल रखने की भी ज़रूरत होती है. लेकिन मनी मार्केट में क्या होता है कि जो भी आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज किया जाता है वो 270 डेज से कम के ही होते हैं. तो इसीलिए कोई भी कोलैटरल या रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, ईसीपी प्रूव्स टू बी चीपर देन बैंक बोरोइंग, दस इज एन अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फंडिंग. अब देखिए यहाँ पर एक बात आप खुद सोचिए कि कोई भी अगर रेप्यूटेड कंपनी शॉर्ट टर्म में इजीली सीपीज को इशू
करके अगर वो फंड्स को रेज कर ले रही है तो वो क्यों बैंक के पास मनी को बोरो करने जाएगी? क्योंकि बैंक के पास जाने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें कोलैटरल रखना पड़ेगा, राइट? फिर उसके बाद बैंक की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी करनी पड़ेगी, और इसके बीच में जितना भी हमारा प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन हमको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है और हमें तुरंत ही फंड्स चाहिए। तो तुरंत अगर फंड्स की ज़रूरत है और कंपनी अगर हमारी रेप्यूटेड है तो वो ईजिली सीपीज के थ्रू क्या कर सकती है? फंड्स को रेज कर सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीपीज हमारे चीपर सोर्स है अगर हम बैंक की बोरोइंग से उसे कंपेयर करें तो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरेस्ट रेट चार्ज फॉर एन ईसीपी इज वेरी स्मॉल मार्जिन अबव द मार्केट रेट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो इंटरेस्ट रेट हमारा ईसीपी में ज्यादा नहीं होता है अगर हम रेगुलर कोई भी बोरोइंग से उसे कंपेयर करते, तो इसीलिए ये इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट है हमारा ईसीपी कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और यूरो नोट्स और यूरो कमर्शियल पेपर समझ में आ गए होंगे। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी तक हमने जितना भी यहाँ डिस्कस किया है या फर्दर हम जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इसमें जो भी कंटेंट है आपका वो प्योरली आपके स्टडी मटेरियल से नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ कंटेंट आपका स्टडी मटेरियल से लिया है और कुछ कंटेंट मैंने इंटरनेट की हेल्प से निकाला है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि आपकी बुक में काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लमजी दी रहती हैं, एकदम बाउंसर चला जाएगा अगर मैं सच में एकदम बुकिश लैंग्वेज पढ़ाने बैठ जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ईजी करने के लिए आपको मैटर समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो इसलिए मैंने इंटरनेट की हेल्प ली है और यहाँ पर थोड़ा कंटेंट इंटरनेट से भी निकाला है। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा कि आप वो चीज़ एग्जाम में लिख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अभी भी अगर किसी को ऐसा डर है कि नंबर कट जाएंगे तो मैं तो यही कहूँगी फिर आपसे कि आप अपने बुक का ही कंटेंट लिख लो अगर आपको इतना डर लग रहा है तो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी बताती हूँ वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बता रही हूँ। ठीक, और अगर स्पेसिफिकली IBO 6 की मैं बात करूँ तो इस पेपर के लिए मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, मतलब मैं खुद एक ऐसा प्राइवेट ट्यूटर ढूंढ रही थी जो कि मुझे बस IBO 6 किसी तरह से पढ़ा दे, क्योंकि जब भी इस बुक को खोलती थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे इसको पढूं। लेकिन विद गॉड ग्रेस और आप लोग की वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे भी अब क्लियर अप हो चुकी हैं और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मुझे पता है उतना मैं आपको ज़रूर बता पाऊँ। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि मैम ये कंटेंट लिख सकते हैं पेपर में या नहीं लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने IBO 6 में खुद इंटरनेट से कुछ मटेरियल निकाला था, वही लिखा था, क्योंकि मुझे सच में बुक का नहीं समझ पा रहा तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा था और मुझे काफ़ी अच्छे नंबर भी मिले थे। अब कितने मिले थे ये मैं कभी और आपको डिस्क्लोज करूँगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, धीरे धीरे थोड़ा हम लोग चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीडियम टर्म नोट्स की। तो अभी हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया, कौन से? यूरो नोट्स एंड यूरो कमर्शियल पेपर्स, और दोनों ही आपके शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे मीडियम टर्म नोट्स की। सो मीडियम टर्म नोट इज अ नोट दैट यूजुअली मैच्योर्स इन 5 to 10 years। ठीक है, 5 to 10 years में ये नोट्स आपके मैच्योर होते हैं। इसका मतलब ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक, अ कॉर्पोरेट MTN can be continuously offered by a company to invest through a dealer, with investor being able to choose from differing maturities ranging from 9 months to 30 years, though most MTNs range in maturity from 1 to 10 years। इसको बस आप इस तरीके से समझ लिए कि अभी हमने जो यूरो नोट्स डिस्कस किए थे उसी की तरह हमारे मीडियम टर्म नोट्स होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो यूरो नोट्स आपके होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन आपके मीडियम टर्म नोट्स, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, जो इनकी मैच्योरिटी रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। और जनरली क्या देखा गया है कि 1 to 10 years इनकी मैच्योरिटी रेंज होती है। ठीक है, generally when comparing fixed income securities, all else being equal, medium term notes will come with a higher stated rate or coupon rate than short term notes. It is because to compensate for the risk associated with lending money for longer period of time, an investor will demand a higher yield. Following that logic, a long term note
will generally offer a higher stated rate than a medium term note. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे मीडियम टर्म नोट्स हैं उनका जो कूपन रेट है वो ज़्यादा होगा अगर हम उसे शॉर्ट टर्म नोट से कंपेयर करें। अभी कूपन रेट क्या होता है? बेसिकली कूपन रेट इंटरेस्ट रेट होता है जिस भी सिक्योरिटी को इशू किया गया उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रेट एनुअली मिलता है उसको हम कूपन रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो हमारे शॉर्ट टर्म नोट्स हैं उनका जो कूपन रेट है वो ऑब्वियसली मीडियम टर्म नोट्स से कम ही होगा, राइट। अब ये जो हमारे मीडियम टर्म नोट्स हैं ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं लेना अगर हम कोई भी सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म के लिए लें, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन ने इन्वेस्ट किया है वो लंबे टाइम तक क्या करेगा, हमसे इंटरेस्ट लेता रहेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसको हाई यील्ड प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अर्न करके दे, है ना। क्योंकि अगर हमने अपना पैसा लंबे टाइम तक आपकी कंपनी में लगाया है तो हम ये सोचेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि मुझे फ्यूचर में ज़्यादा यील्ड होनी चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं जो एक मिडवे है वो क्या है, हमारा मीडियम टर्म नोट्स है, क्योंकि हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म नोट से ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड हो जाती है लेकिन हमें लंबे टाइम तक अपने पैसे को ब्लॉक भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है मीडियम टर्म नोट्स को इशू करने के। अब दोनों के पर्सपेक्टिव से हम बेनिफिट देखेंगे, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी और इशूअर के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में अगर आपका MTN इशू कर रही है तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेनिफिशियल होगा। ठीक, so the investor may prefer medium term notes if they match the time horizon that the investor are seeking. Some investors may not need capital in short term but may eventually need funds in the long term. The investor may want higher yields than short term notes but may still require liquidity in the लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो MTNs या फिर मीडियम टर्म नोट्स उसे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उसके टाइम होराइजन से मैच कर जाता है तो वो ईजिली क्या करेगा, MTNs में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है, हाई यील्ड के लिए। ठीक है, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो भी आपका इन्वेस्टर होगा वो तभी इन्वेस्ट करना चाहेगा जब आप उसको हाई यील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो वो यही चाहेगा कि शॉर्ट टर्म से ज़्यादा हमें यील्ड प्रोवाइड हो, साथ ही लिक्विडिटी भी ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप कोई भी मनी को ब्लॉक करते हैं या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती। तो इसलिए मैंने बोला था कि MTNs आपका एक तरीके से क्या कह सकते हैं, मिडवे होता है, क्योंकि आपको हाई यील्ड भी प्रोवाइड कर सकता है और साइमल्टेनियसली लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, for the investors, medium-term notes are an ideal alternative since they offer higher interest rate than short-term investment and are preferable as opposed to continuously renewing low yields short-term investments. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इशूअर के पर्सपेक्टिव से MTNs कैसे बेनिफिशियल है। ठीक, सो इशूअर्स ऑफ मीडियम टर्म नोट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेशन प्रोवाइडेड बाय ऑफरिंग द नोट्स टू इन्वेस्टर्स. It allows issuers to issue notes as needed to meet their financing needs. For example, if a company needs to fund a large upcoming project but is short on cash, it can issue medium-term notes to investors to raise funds at a lower cost than issuing a long-term note. देखिए, अगर आप एक ही चीज को दोनों ही तरफ से रिलेट करके देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं जहां भी इन्वेस्ट करूं वहां पर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और साथ में लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए कि कभी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इजीली पैसा विड्रॉ कर सकूं। ठीक,
अब अगर हम यहाँ पर इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इशूअर यहाँ क्या सोचता है कि मुझे कम टाइम में इजीली फंड अवेलेबल हो जाएगा। अगर मुझे ज़रूरत है कि मुझे पता है कि मुझे नया प्रोजेक्ट लगाना है, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और मुझे फंड की ज़रूरत होगी, तो इतना अनुमान सबको होता है कि मुझे 2 से 3 साल लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मीडियम टर्म नोट्स को वो इजीली यूज़ कर सकता है फंड्स को रेज करने के लिए। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म नोट से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो आपका इशूअर है उसकी कॉस्ट कम आएगी, है ना, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि अगर कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के लिए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको हाई यील्ड प्रोवाइड करें, और आपको काफ़ी लंबे टाइम तक उसको प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मीडियम टर्म नोट्स है वो इशूअर को भी हेल्प करता है कि उसकी कॉस्ट को कट डाउन करता है और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में फंड्स को इजीली प्रोवाइड भी करवा देता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी मैंने ये पोल भी जनरेट किया है, आप लोग ने अगर देख लिया होगा, अगर जिसने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। यूट्यूब पे भी करा है और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल इग्नू स्क्वाड पे भी करा है। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप वीडियोस को बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाया करिए क्योंकि हमको बहुत दिक्कत होती है इतने बड़े वीडियोस को पढ़ने में। ठीक, अब आप ऐसे कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैम आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर दो, हम लोग को जब पढ़ना होगा वो टॉपिक हम स्पेसिफिकली पढ़ लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये आप लोग खुद ही मुझे डिसाइड करके बता दीजिए कि आप लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट्स के वीडियो बनाऊंगी तो मैं सच बता रही हूँ कि मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर नहीं हो पाएगा। 15 मिनट्स की वीडियो का मतलब समझते हैं आप सिर्फ एक ही टॉपिक में आपको समझा पाऊंगी, तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक 15 मिनट का वीडियो बनाने के बाद आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मेरी यहाँ पे कोशिश ये है कि फरवरी से पहले एटलीस्ट मैं मैक्सिमम पोर्शन कवर कर दूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसे पढ़ सकें और साथ में एक अच्छा स्कोर भी कर सकें। ठीक है, तो पोल मैंने ऑलरेडी जनरेट कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर भी एज वेल एज यूट्यूब चैनल पर भी, तो दोनों ही जगह आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे ये पिक्चर क्लियर हो सके कि मेजॉरिटी मुझसे क्या चाहती है। और जैसा भी रिस्पॉन्स होगा, नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्लान आउट कर लूँगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में हमारी ये यूनिट वाइंड अप हो जाए। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों के रिस्पांस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर मेजॉरिटी ने ये रिस्पांस दिया कि मैम 15 मिनट्स की वीडियो बनाइए, तो मैं सच बता रही हूँ कि ये नेक्स्ट सेशन में तो ये यूनिट नहीं कंप्लीट होगी, दो सेशन एटलीस्ट तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो वाइजली सोचिएगा, अपने बेनिफिट के लिए सोचिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए काम करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट्स की वीडियो में भी, 30 मिनट्स में भी, 1 घंटे की भी वीडियो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट सेशन को प्लान करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। साथ में हर सेशन की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।